हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। जो HRM एग्ज़ाम है, देखो कई बच्चे कह रहे थे 4 दिन बाद है। ऐसे तो आपका कल भी एग्ज़ाम है, आपका 10 जून को एग्ज़ाम है। HRM एक बहुत ही कॉमन है जो आपके कई सेमेस्टर्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो मैं अभी टारगेट कर रही हूँ ये SOL का एग्ज़ाम आपका जो जुलाई में शुरू होने जा रहे हैं, 1 जुलाई से, जिसके अंदर आई एम हैंडलिंग सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 6। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका HRM है, जो एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई 2024 को होगा। उस एग्ज़ाम में हम आपको कराएंगे 5 यूनिट। ठीक है, जितना पूरा सिलेबस है वो सारा कवर कराएंगे। एक रिवीजन क्लास भी समझ लो, इसे वन शॉट भी कर लो, और फिर उसके बाद हमें जो टाइम मिलेगा उसमें हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अब मैं यूनिट को अगर डिवाइड करूँ तो 5 यूनिट है HRM में। हर एक यूनिट में लेसन्स हैं, किसी में लेसन 2 हैं। जैसे ये पहला यूनिट की अगर मैं बात करूँ, जो सिंपल HRM का एक एवोल्यूशन कह लो, उसका कंसेप्चुअल नॉलेज कर लो, या फिर आप इंट्रोडक्शन पार्ट कह लो, उसके अंदर 2 लेसन्स हैं। पहला लेसन हम कर चुके हैं, सेकंड लेसन आज ख़त्म कर देंगे। कल सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में फिर 4 लेसन्स हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स कह लो। कोशिश की जाएगी कि वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, या तो पार्ट 1 में ही ख़त्म हो जाए या पार्ट 2 में ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में अपन नहीं कर सकते। अगर हमें टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहा तो वी विल कवर इन 2 पार्ट्स। ठीक है, ऐसी आपकी 3rd यूनिट है, 4th यूनिट है और आपकी 5th यूनिट है। तो आज इस सेशन में विल कवर दी सेकेंड लेसन, सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 1। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए स्लो रखा जाता है, जो मेरी अप्रोच है, कि ताकि बच्चे थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए विद द सब्जेक्ट। वंस यू डेवलप इंटरेस्ट तो वो चीज़ें बहुत ही स्पीड में आगे समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस लेसन में, इस चैप्टर में आपको बेसिकली 3 से 4 टॉपिक है जो आपको महत्वपूर्ण है, जो इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, देखो एक कंपनी में एक परिवार है, एक परिवार में 2 लोग रहेंगे तो मैनेज करना आसान होता है। लेकिन एक परिवार में आप सोचो, बहन भाई को ले लो, आपके मम्मी पापा हैं, आप अगर अकेले इकलौते हो तो उनका सारा प्यार आपको मिलेगा, सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। 2 भाई बहन होते हैं तो रिसोर्सेज भी बट जाते हैं, प्यार भी बढ़ता है, झगड़े भी होते हैं। अब ऐसे सोचो कि जैसे 4 भाई बहन हो, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से जब कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, डिफरेंट एक ही घर में अलग अलग भाई बंधु रह रहे हैं, कोई एक गांव का रह रहा है तो कोई दूसरे गांव का रह रहा है, कोई दूसरे राज्य का रह रहा है, तो आपस में मतभेद तो होंगे। सभी का कल्चर अलग है, सभी की सोच अलग है। उन सभी को मैनेज करना एक ही पथ पर, एक ही प्लेस पर, इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो बेसिकली इस लेसन के अंदर आपको 5 चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर इस पूरे लेसन की बात करूँ, इस पूरे चैप्टर की बात करूँ, तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स यही है कि आपको सारा समझ लेना है कि भाई वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का कंसेप्ट, उसकी ज़रूरत आखिर क्यों है, उसका बेनिफिट क्या है, HR के जो रोल है डाउन साइजिंग में, वो क्या इंपॉर्टेंट रहता है, डाउन साइजिंग होता क्या है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क HR का क्या हो जाता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज ये क्या स्कीम है। ठीक है, और किस तरीके से हम सब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाए। तो ये सारे चैलेंजिंग टास्क हैं HR मैनेजर के। अब बात करते हैं कि जब हम वर्क प्लेस डाइवर्सिटी देख रहे हैं, डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि अलग अलग, अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, MNCs में हर कंट्री के, हर कल्चर के एम्प्लॉयज़ हैं। अफ्रीका का भी है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, कोई यूरोपियन का भी है, यूरोपियन कंट्री का भी है। सबके अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है, कल्चर है। ठीक है, अब इसका अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, फ़ायदा ये होगा जब इतना एक ऐसा टैलेंट पूल निकल के आएगा जो क्रिएटिव भी होगा,
ठीक है, जो डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर आएगा, जिसके अंदर इनोवेशन होगी, जो अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस को यूज़ करके कंपनी के प्रॉफिट को और 4 गुना बढ़ाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स में यही है कि भाई बहुत ज़्यादा वाइडर टैलेंट पूल कंपनी के पास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इनोवेटिव क्रिएटिव लोग जुड़ जाते हैं, जो अपने अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने एक यूनिक यूएसपी के आधार पर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाते हैं। नया पर्सपेक्टिव जुड़ता है। आप सोचिए ना, कोई एक ही जगह का है, एक ही देश के लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी का तो फैलाव पूरे वर्ल्ड में करना है। कंपनी चाह रही है मेरे हर जगह ब्रांच हो पूरे वर्ल्ड में, तो ब्रांच कैसे सक्सेसफुल होगी? अगर कोई किसी कंपनी को अफ्रीका में ब्रांच खोलनी है, अगर कोई अफ्रीकन एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम करेगा, तो वो मुझे बता पाएगा ना कि भाई वहाँ पे आप अफ्रीका में ये काम करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, वाइडर टैलेंट पूल आएगा। एम्प्लॉय एक्सीलेंस का मतलब ये है कि साथ साथ में जैसे जैसे डाइवर्सिटी है, वैसे वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस भी हैंड टू हैंड चलेगा। जितने भी लोग अपने डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ लेकर आएंगे, उतनी ही एक्सीलेंस उनकी निकल के आएगी, उतना ही वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का जो ऑफिस है उसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना और बढ़ेगा। ठीक है जी। और प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेक्टस आएंगे। कोई मान लीजिए अगर आपने हायर किया है कोई इटली का बंदा, अब इटली का बंदा आपको बता पा रहा है, आप ऑनर है कंपनी के, कि भाई आप अगर उसके इटली के इस जगह पे ऐसा काम, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा होगा, तो वो चीज़ों प्रैक्टिकल आप प्रूवन करेंगे तो वो सच में ऐसा दे के जाएगा, तो आप क्यों नहीं करेंगे, इटली में क्यों नहीं ब्रांच खोलेंगे। तो एक बिजनेस का प्रोस्पेक्टस भी, जो प्रोस्पेक्ट है वो भी निकल के आता है, क्योंकि बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन करना है, इंटरनेशनलाइजेशन करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, जो डाइवर्सिटी पूल है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंपनी, वो आपको इस तरीके से बेनिफिट दे के जाएगा। ठीक है, कंपनी का कल्चर भी सुधरेगा और इम्प्रूव होगा। एक कंपनी में आपके अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग उनके कल्चर हैं, उन सबसे मिलकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, तो फिर उससे कंपनी को भी फ़ायदा है। कितना देखने को मिलेगा ना कि कंपनी कितनी डाइवर्सिफाइड कल्चर है। जब जितना डाइवर्सिफाइड होता है इंसान, उस एटमॉस्फेयर में उतनी ही फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उतना ही इनोवेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डाइवर्स जगह से लोग आए हैं, डाइवर्स जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लेकर आए हैं, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है, और क्रिएटिव कंसेप्ट जो होगा वो डे बाय डे इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लोग जब आपस में चीज़ों को शेयर करेंगे तो कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत रैशनल होना पड़ेगा एचआर मैनेजर को, ताकि कोई भी एम्प्लॉई अनसेटिस्फाई ना रहे, कोई भी एम्प्लॉई अपने आप को अकेला ना फील करे। ये सारी ड्यूटी किसकी बनती है? एचआर मैनेजर की। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव है वो सभी के लिए वो ब्रॉड रखना होगा, कि ऐसा ना सोचे कोई अमेरिकन है तो वो सोचे अरे ये अफ्रीकन है, इसके पास क्या ही है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ होगा, अफ्रीका का रहने वाला है। तो ये डाउनग्रेड, इस तरीके के कल्चर डेवलप ना हो, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव ना हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की है। ठीक है, मोटिवेशन जो है, अगर डाइवर्सिटी प्रॉपर आपको क्रिएट करनी है तो उसको प्रॉपर लीडरशिप चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग विद डिफरेंट कल्चर, डेफिनेटली दे फील अनकंफर्टेबल टू कोप अप, टू वर्क टुगेदर एट अ सेम प्लेस, सेम वर्किंग प्लेस। तो वहाँ पे एचआर मैनेजर का रोल है टू मोटिवेट देम टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर और टुगेदर। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस आएंगे जब अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर के हैं, तो झगड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादातर रेशियल प्रॉब्लम हमेशा रहा है अफ्रीकन के प्रति। जेंडर प्रेफरेंसेस, कई बार ऐसा होता है कि विमेन के अपेक्षा मैन को चूज़ किया जाता है, क्योंकि विमेन के साथ प्रेगनेंसी है, मैटरनिटी लीव है, फिर क्रेच का है, ये सारी फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं कॉस्ट फैक्टर को बढ़ाती है। तो एक जेंडर प्रेफरेंस भी रखा जाता है
ये भी एक चैलेंज है कि भाई अगर डाइवर्सिफाइड करना है तो भाई जेंडर प्रेफरेंसेस रखा जाए या ना रखा जाए। कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज। कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी नहीं एक्सेप्ट करते, वो बहुत जल्दी चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं टू पास दी और टू पास दिस कम्युनिकेट और टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग देकर इन सभी एम्प्लॉयज़ को आपस में एक दूसरे के लिए इंटरेक्शन करवाया जाए, कंफर्टेबल कराया जाए। बट इट्स नॉट अ ईजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड और टू गिव ट्रेनिंग इज़ अगेन और इज़ इट्सेल्फ अ चैलेंजिंग टास्क फॉर HR मैनेजर, क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिफाइड लोग हैं और वो कि एक कॉमन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो सभी के लिए सेम होगा, उसको किस ब्यूटीफुल तरीके से 100% प्रोडक्टिव गेन करवाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। उसके बाद आता है इस लेसन में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? अगर आपके सामने, हम सभी जानते हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो इस डिफरेंट, इस टेक्नोक्रेट इन्वायरमेंट में हमेशा दे हैव टू स्टैंड ऑन टोज, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज हो रही है, और उन सभी की डिमांड्स को विद इन टाइम फुलफ़िल करना इज़ नॉट ईजी टास्क एट ऑल। तो वहीं पे एम्प्लॉयज़ को वो भी हैंडल करना है। फॉर डैट दे मस्ट बी एम्पावर्ड इन ऑल सेंस, इन ऑल सेक्टर्स। लाइक आप उनको डिलीवरी दीजिए, आप you assign them authority, you assign them responsibility, accountability, so that they would take actions on their behalf, on behalf of the company immediately, without consulting or without any discussion with any layer of the organization, to save the time, to fulfill the demands of the customer immediately। तो ये सारी चीज़ें जो तभी पॉसिबल है जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करे, उनको अथॉरिटी दे, उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिकली जो है वो फ्रीडम दे डिसीज़न लेने के लिए, ताकि जितनी भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व कर पाए बिना किसी के कंसल्ट किए। अगर वो कैपेबल है तो वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो एम्पावरमेंट का मतलब यही है, giving power, authority, responsibility, resources and freedom to take decision and solve work related problems। Employee empowerment in work means giving employees means, ability and authority to do something। ठीक है, अगर आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो पीपल वुड नेवर फील दे आर एम्पावर्ड इन द कंपनी। उन्हें ये लगेगा वो कोई वर्दी नहीं, यूजलेस है। तो जब यहाँ पे चीज़ आएगी, दे विल गेट डीमोटिवेटेड ऑन वर्किंग प्लेस। तो ये भी एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ HR मैनेजर। क्यों ज़रूरत है? मैंने जैसे ही बताया कि जितना एनवायरनमेंट में चीज़ें बदल रही हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस बदल रही है, उन्हें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, विच इज़ इनकम्पैटिबल विद द ओल्ड स्टाइल कमांड एंड कंट्रोल मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल। As in the old days, employees was instructed to take approval from the employer for every little decision। हर छोटे डिसीजन के लिए आपको एम्प्लॉयर का सहारा लेना है। बट इस बदलती दुनिया में, इस भीड़ भाड़ की, इसकी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसमें बहुत आपको स्पीड में काम करना होगा, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। अब हर छोटी छोटी डिसीजन के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क परमिशन फ्रॉम योर टॉप मैनेजर। आपको खुद ही इतनी छूट होनी चाहिए, आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए, सो डैट यू कैन टेक इमीडिएट एक्शन इन द फेवर ऑफ द कंपनीज वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर कॉम्पिटेंसीज बढ़ सकती है और जो है अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी डिक्रीज़ नहीं, बल्कि कॉम्पिटेंसी, क्योंकि कंपटीशन जितना हाई रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा, उतना ही हेल्दी इन्वायरमेंट निकल के आएगा। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो भाई क्रिएटिविटी बढ़ेगा, है ना, और एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करेंगे खुद में,
और क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिकॉग्निशन होगा उनके काम का, जिसकी वजह से क्वालिटी और इंक्रीज़ होगी प्रोडक्शन की, है ना। एम्प्लॉयज़ का रिकॉग्निशन से पूरी कंपनी का रिकॉग्निशन होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट कम होगी, ये सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी पीपल मिसयूज़ देयर पावर, देयर असाइंड पावर। कभी कभी एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट जो पड़ती है वो भी एक बर्डन है। पुअर नॉलेज, समटाइम्स पीपल आर नॉट दैट मच डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी हु गेट टोटल लिबर्टी वाइल टेकिंग डिसीजन इन द कंपनी। तो ये भी एक सेटबैक है कंपनी के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को आपने वो अथॉरिटी दे दी जिसके लिए वो उतने अभी कैपेबल, उतने डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं थे, बट ऐसा करने से आपका जो कॉन्फिडेंशियल वो है इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं रिस्क में है, ठीक है। डाउन साइजिंग क्या होता है, डाउन साइजिंग मतलब ये होता है कंपनी का साइज़ को रिड्यूस करना, जो लोग काम कर रहे हैं भैया उन्हें निकालना। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, सबसे पहले तो नेगेटिव यही आएगा, कंपनी घाटे में चल रही है तो डाउन साइज यानी कि लोगों की छटनी शुरू कर दो। दूसरा, अगर कंपनी के पास टेक्नोलॉजी चेंज होकर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, लेबर वर्कफोर्स का जो है कम होगा, तो वहाँ पे भी डाउन साइज यानी लोगों को निकाला जाएगा जॉब से, ठीक है, टू इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी। डाउन साइजिंग की ज़रूरत क्यों है, डाउन साइजिंग की ज़रूरत बहुत सारे कारणों से होती है। एक तो ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। दूसरा, कंपनी में जब घाटा होता है तो कंपनी हैज़ टू रिड्यूस दी वर्कर्स सो डैट जी जो कॉस्ट बेयरिंग फैक्टर है वो कम हो सके सैलरी का। डिसएडवांटेज क्या है डाउन साइजिंग का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एम्प्लॉयज़ के दिल में इनसिक्योरिटी। अब सोचो बायजूस में उसके खिलाफ इतना केस चल रहा है, इतना डाउन साइज भी हुआ, फर्दर पीपल आर थिंकिंग दे आर इन डेंजर सिचुएशन कि भैया उनका डाउन साइज ही हो जाना बेहतर है। डाउन साइजिंग के साइज़ के टाइप क्या है, रीडिज़ाइनिंग वर्क और रिड्यूसिंग दी वर्क फोर्स। सबसे पहले वर्क फोर्स को ही घटा दीजिए, 10 में से 8 को रखिए, 2 को रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद आता है रीडिज़ाइनिंग वर्क, यानी जो काम है वो इतना रीडिज़ाइन कर दिया जाए कि वो खुद ही जो है काम करने वाला इंसान खुद ही बोर हो जाए, भैया वो खुद ही हट जाए। एचआर का रोल क्या है डाउन साइजिंग में, सबसे बड़ा रोल है जो लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं उन्हें काउंसलिंग किया जाए, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, पूछा जाए और इंश्योर किया जाए कम्युनिकेशन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द रूमर्स एंड इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द आर केप्ट इन्फॉर्म्ड विथ द फैक्चुअल डाटा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी। उसके बाद आपका आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। वीआरएस क्या होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जब कंपनी में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपनीज को चाहिए यूथ, तो कंपनी क्या करती है, वीआरएस को रिप्लेस करती है यूथ से, ठीक है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट में फोकस किया जाता है, बेसिकली जो रिटायरमेंट एज ग्रुप है वो 60 और 50 साल है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है, वॉलंटरली जो रिटायर हो रहे हैं वो यूथ हो रहे हैं, 40 से 50 साल के लोग, और वो कोशिश करते हैं कि उस टाइम पीरियड में दे परस्यू देयर इंटरेस्ट, ठीक है। भारत की बात किया जाए तो डाउन साइज होता है थ्रू दिस स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अंडर दिस स्कीम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़ एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज़ एग्री हो जाता है कि हाँ वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, उसको सारी चीज़ें दी जाती हैं और उसको एग्जाम्प्ट किया जाता है फर्दर किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी मॉनिटरी चार्जेस से, ठीक है। तो वीआरएस को गोल्डन हैंडशेक भी कहा जाता है। इश्यूज़ क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि किसको निकाला जाए, है ना। दूसरा ये है कि पार्टीज़ के मन में खतरा पैदा होना, इनसिक्योरिटी होना, वही कि भाई आप जो है जो वीआरएस है उसका आप कितना फ़ायदा ले पा रहे हैं, कितना नुकसान हो पा रहा है,
ठीक है। तो डिज़ाइनिंग द स्कीम, कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसको एचआर मैनेजर को देखना होता है, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ वीआरएस सुनते ही घबरा जाते हैं उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना, ठीक है, उनको उनके ट्रेड यूनियन को कन्विंस करना, एम्प्लॉयज़ को रिहैबिलिटेट करने की बात करना। ऑफ़र क्या क्या है, कभी कभी क्यों वीआरएस के लिए कंपनी ऑफ़र करती है, स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया है, इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन है, बढ़ रही है कंपनी, एक्सपेंशन हो रहा है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कंपनी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अगर वो मर्ज होती है स्ट्रॉन्ग फर्म्स के साथ तो भाई क्या रहेगा, फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होगा। उस चेंज स्ट्रक्चर में नए नए लोगों को हायर किया जाएगा, वो तभी होगा जब वीआरएस प्रोसेस हो चुका होगा। वीआरएस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो राइट नंबर में ही रखे जाएंगे, अननेसेसरली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दिया जाएगा थ्रू दिस स्कीम। एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला टैक्स बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। VRS gives second chance to employees. The money earned by way of VRS might be used by employees to launch न्यू वेंचर। अब जो VRS से जो भी पैसा मिलेगा उसकी वजह से जितनी यूथ है वो अपना बिजनेस, अपना नया वेंचर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज तो है ही यार, कहीं ना कहीं एक जो है वो एक कॉस्ट को भी करता है कंपनी की तरफ से, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में भी फियर फैक्टर पैदा करता है, क्योंकि जॉब की स्टेबिलिटी, जो नीडी हैं जो जॉब कर रहे हैं उन्हें एक स्टेबल पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो विद दिस बट बिफोर गोइंग टू एंड, वर्क लाइफ बैलेंस एक टॉपिक लास्ट है इस लेसन का। वर्क लाइफ बैलेंस यही है कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों आता है, फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ, जॉब एंड करियर। अब इन दोनों के बीच में एक कोडाइल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, परसेप्शन पे। जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसकी ज़रूरत क्या है, हेक्टिक वर्क शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को जी ही नहीं पाता। हाई एक्सपेक्टेशंस बाय द एम्प्लॉयर की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉयज़ से, जिसकी वजह से उनकी खुद की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाती है, प्रोफेशनल लाइफ भी, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन लेस टाइम, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी डगमगा जाती है, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस भी राइज होते हैं, हैबिट्स जो है वो अनहेल्दी डेवलप हो जाती है। जो है फिफ्थ क्या है, राइज इन स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस लेवल में भी जो भारत है उसका 5वां स्थान है, जो सोचने वाला विषय है। इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क लाइफ बैलेंस का, विदाउट वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज़ मे स्ट्रगल विद हेल्थ इश्यूज़, वर्क इश्यूज़ एंड अदर प्रेशर्स, देयरफॉर वर्क फॉर लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कैसे होता है वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी ड्यूटी है एचआर मैनेजर की, जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल हो सकता है। एक बैलेंस कि वर्किंग प्लेस में भी आप 100% दे रहे हैं और घर पे भी जाके आप 100% दे रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब आपके काम की रिकॉग्निशन मिले, आपके काम को अच्छा उसका परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए, आपके पीयर्स जो है, आपके ग्रुप सीनियर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करे टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, जिसमें जो है एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड रहते हैं टूवर्ड्स देयर वर्क। स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को जो है आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर्स, दूसरा एम्प्लॉयर क्या ले सकता है एक्शन, कम्युनिकेटिंग क्लियर पॉलिसीज, ट्रेनिंग द मैनेजर्स, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, कंडक्ट एम्प्लॉय सर्वे, क्रिएशन ऑफ वर्क प्लान, शेड्यूल्ड लेजर एक्टिविटी, मेकिंग वर्क प्रायोरिटीज़ एंड कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। चलिए, और कुछ इसके अंदर बस। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई HRM session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.